जय हिंद सभी को। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपको हिंदी को पढ़कर उसे समझने में काफी ज्यादा सहायता करेगी तथा आपकी हिंदी लेखनी को भी सुधारने का कार्य करेगी। उस टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह या चिन्ह। ये टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आना शुरू हो चुके हैं, चाहे आप 10th क्लास के छात्र हैं या फिर 12th क्लास के छात्र हैं। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आना शुरू हो चुके हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जितने भी छात्र हैं उनके एग्जाम में तो इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज की क्लास में इस टॉपिक पर गहराई से अपनी समझ को विकसित करेंगे तथा इसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार विराम चिन्ह क्या है, क्या होता है विराम चिन्ह, इसका प्रयोग कहां होता है, ठीक है ना। उसको बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा, नाम देखिएगा, नाम में आप लोग के कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए यहां पर लिखा गया है विराम चिन्ह और विराम चिन्ह। तो देखिए चिन्ह भी लिखते हैं और चिन्ह भी लिखते हैं, जैसे अग्नि भी लिखते हैं, आग भी लिखते हैं, उसी तरह से चिन्ह भी लिखते हैं और क्या लिखते हैं, चिन्ह भी लिखते हैं। तो इसमें कॉन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा गया है कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार हमारे जो हिंदी है उसमें विराम चिन्हों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। अब आप लोग के मन में होगा, प्रश्न आ रहा होगा कि श्री कामता प्रसाद जी कौन है। तो देखिए श्री जो कामता प्रसाद है वो आपके आधुनिक हिंदी व्याकरण है उसके जनक माने जाते हैं। जो आप लोग हिंदी व्याकरण आज पढ़ रहे हैं ना, उसके जनक माने जाते हैं श्री कामता प्रसाद जी। तो श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या क्या है, 20 है। और श्री कामता प्रसाद जी कहते हैं कि पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़ करके, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़ करके जो अन्य जो विराम चिन्ह जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कहते हैं कि अन्य विराम चिन्ह जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। यानी कि हमारा हिंदी भाषा में सिर्फ एक ही को विराम चिन्ह है, उसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह। बाकी जितने विराम चिन्ह जो हिंदी में लाए गए हैं वो सभी के सभी अंग्रेजी भाषा से लाए हैं। देखिए क्या लिखा गया, आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्हों के निम्न प्रकार है। आधुनिक हिंदी भाषा में जो प्रयोग होने वाले जो विराम चिन्ह है उसके निम्न प्रकार है, मतलब बहुत प्रकार है उसका। हम लोग क्या करते हैं हिंदी में, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा क्या है, 21 को पूरे के पूरे विराम चिन्ह है, ठीक है। पूरा के पूरा 21 को विराम चिन्ह है, उसको समझने का प्रयास करेंगे तथा याद करने का इसका तरीका क्या है, कैसे याद करेंगे उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो होता है पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरा जो होता है वो आपका अर्ध विराम चिन्ह होता है, तीसरा जो होता है वो उप विराम चिन्ह होता है, चौथा जो होता है अल्प विराम चिन्ह होता है, पांचवा जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, छठा जो होता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, सातवां जो होता है उद्धरण या अवतरण चिन्ह होता है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, पहला एक हरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा जो होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। उसके बाद क्या होता है समासिक या क्या होता है, योजक या संयोजक या समासिक चिन्ह होता है। उसके बाद निर्देशक चिन्ह होता है, उसके बाद विवरण चिन्ह होता है, उसके बाद कोष्टक चिन्ह होता है, उसके बाद जो होता है आपका विस्मरण या हंसपत या त्रुटि बोधक चिन्ह होता है। उसके बाद जो आपका होता है लाघव या, उसके बाद होता है लाघव या संकेत चिन्ह होता है। उसके बाद जो होता है लोप चिन्ह होता है। उसके बाद जो होता है आपका दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह होता है। उसके बाद पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह होता है। उसके बाद होता है टीका सूचक चिन्ह होता है। उसके बाद जो होता है रेखा चिन्ह होता है। उसके बाद जो होता है आपका तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। उसके बाद जो होता है अथवा चिन्ह होता है और सबसे लास्ट में जो होता है समाप्ति चिन्ह होता है। टोटल 21 चिन्ह होते हैं आपके, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। और ये 21 जो चिन्ह है इसको किस तरह से याद करेंगे, कैसा तरीका है याद करने का उसको भी समझेंगे और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए विराम चिन्ह या विराम चिन्ह या चिन्ह, सबसे पहले तो आप देखिएगा कि विराम का अर्थ क्या होता है, विराम का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। चिन्ह मतलब तो समझ में करते हैं, सिंबल चिन्ह बोलते हैं। तो विराम का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है ना वो होता है विश्राम, रुकना अथवा ठहरना होता है। यानी कि विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम करना, रुक जाना या ठहर जाना, ये होता है, ठीक है ना। कह सकते हैं कि पर्यवाची शब्द इसका, ठीक है। तो विराम शब्द का अर्थ होता है क्या, विश्राम कर लेना, रुक जाना,
ठहर जाना। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को, व्यक्ति जो होता है अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करते समय, यानी कि बोलते समय, प्रकट करते समय जब कभी कभी बीच में या बात खत्म होने पर रुकता है, या बात खत्म होने पर तो रुकबे ना करता है, रुकता है, तब रुकावट या विराम के स्थान पर जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जो होता है अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करता है, तो बीच में कभी कभी या बात खत्म होने पर क्या करता है, रुकता है। जैसे हम बोले तो रुके अभी, फिर रुक गए, तो इसी तरह से क्या होता है, रुकता है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी कि तुम बोलते जा रहा रुकबे नहीं करेगा, रुकेगा, बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी रुकेगा, या तो फिर बात खत्म होला के बाद रुकेगा। तो रुकला पे जो रुकता है इंसान, तो उस रुकावट या विराम के स्थान पर जिस चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे कि हाँ यहां पर ये इंसान रुका है, तो कैसे, मतलब कि मान लो कि तू बोल रहा है तो हम तो समझ रहे हैं कि यहां पर रुक रहा है, फिर बोल रहा है, यहां पर रुक रहा है, यहां पर बोल रहा है, लेकिन वो अगर लिख देगा तब हमको कैसे समझ में आएगा कि वो कहां पर रुका है, कहां से बोला है, फिर कहां पर रुका है, कहां पर बोला है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, अगर लिखा हुआ रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा तो यही समझेंगे, विराम चिन्हों से समझता। तो देखिए आगे क्या लिखा गया है, इनके प्रयोग में हमें सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा इसके गलत प्रयोग से भाव परिवर्तित हो सकते। यानी कि बोला गया है कि इनके प्रयोग में हमें सावधानी रखना चाहिए। अगर तुम विराम चिन्ह का अगर प्रयोग कर रहे हो तो इसके प्रयोग में हमें सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा इसके गलत प्रयोग से क्या हो सकते हैं, भाव क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे मान लो कि दो गो वाक्य लेते हैं, एक लेते हैं रोको रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक और लेते हैं रोको मत जाने दो। अब बताओ ये दोनों में अंतर क्या है, क्या अंतर है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो इसमें अंतर यहां पर नहीं दिखेगा, जब इसमें ऐसे लगा देंगे। देखिएगा ये दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो गया, विराम चिन्ह का सिर्फ प्रयोग किए हैं, ये विराम चिन्ह के प्रयोग करने से दोनों का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। दिख रहा है ना जी, दिख रहा होगा, यहाँ कॉमा दिया हुआ है, यहाँ कॉमा नहीं, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा गया है, यहां पर बोला गया है कि रोको मत जाने दो, यहां पर बोल रहा है रोको मत जाने दो। यानी कि जो विराम चिन्ह लगा हुआ है, इसका जहां विराम चिन्ह लगा रहता है वहां पर थोड़ी सी रुकने के लिए रहता है। ठीक है, तो ये कहां लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, तो यहां पर बोलेंगे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यहां पर हम बोलेंगे कि रोको मत जाने दो। यानी कि दोनों सेम लिखा गया है, लेकिन विराम चिन्ह का अलग अलग जगह पर प्रयोग करने से ये दोनों शब्दों का अर्थ बदल गया। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि रोको मत जाने दो, ये क्या बोल रहा है, रोको मत जाने दो। तो विराम चिन्ह का एक खेल है। आगे देखते हैं विराम चिन्ह तथा इसका प्रयोग, विराम चिन्ह और इसका प्रयोग कहां करते हैं। देखिएगा सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण विराम चिन्ह को। ठीक है, जो कि हमारा हिंदी में ही क्या था, हिंदी का ही है पूर्ण विराम चिन्ह, उसको पढ़ते हैं। तो पूर्ण विराम चिन्ह का सिंबल ऐसे होता है, चिन्ह जो होता है ऐसा होता है। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक जो पूर्ण वाक्य होता है उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो लिखते हैं हमें पानी की बचत करनी चाहिए। जैसे ये वाक्य पूरा हुआ तो इसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमें पानी की बचत करनी चाहिए, तो क्या होता है, वाक्य पूरा हुआ, इसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग यहां पर होता है। देखिए दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे उप विराम चिन्ह। तो इसका प्रयोग कहां होता है, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उप विराम का प्रयोग किया जाता है। देखो किसी शब्द का सीमा निर्धारण के लिए, कोई शब्द है
उसका सीमा निर्धारण करने के लिए, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि तुम लोग को निबंध लिखने के लिए मिला कि मोबाइल एक वरदान, मोबाइल एक वरदान, यानी कि इस तरह से लिखा गया कि मोबाइल एक वरदान, और इस तरह से लिख करके बोला गया है कि इस पर निबंध लिखिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या कर दिया है? सीमा निर्धारण कर दिया है कि मोबाइल और उप विराम चिन्ह दे करके इस तरह से लिखा है एक वरदान। तो ये सीमा निर्धारण कर दिया है कि मोबाइल पर निबंध लिखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वरदान यानी कि लाभ लिखना है। मोबाइल से क्या क्या लाभ हो सकता है, मतलब क्या क्या होता है लाभ, उसके बारे में लिखना है। हानि क्या होगा उसके बारे में नहीं लिखना है। तब मोबाइल जो है, मोबाइल पर निबंध लिखने के लिए दिया है, तो इसका सीमा निर्धारण कर लिया है, सीमा निर्धारण कर दिया है कि एक वरदान यानी कि लाभ के बारे में लिखेंगे। मोबाइल से क्या क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। तो किसी शब्द का सीमा निर्धारण के लिए क्या होता है? उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि विज्ञान पर लिख रहे हो, जैसे विज्ञान हो गया, विज्ञान एक वरदान, वरदान। तो विज्ञान एक वरदान लिखे, तो आपको आपका सीमा निर्धारण कर दिया गया कि विज्ञान के लाभ के बारे में लिखना है। विज्ञान से क्या क्या हानि होता है, ठीक है ना, उसके बारे में क्या करना है? नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लाभ के बारे में लिखना है। तो यह सीमा निर्धारण के लिए इसका उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो होता है, लिखित संवादों में उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखित जो संवाद होता है ना, बातचीत होता है एक दूसरे में, आगे होता है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? देखिएगा, अर्ध विराम चिन्ह का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग कहां होता है? देखिए क्या लिखा गया है, जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है। जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है, अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम के स्थान पर अल्प विराम का ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लो कि क्या होता है, एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा हो रहा है। जैसे मान लो कि हम बोले वह स्वभाव का सख्त है, वह स्वभाव का सख्त है, वह स्वभाव का सख्त है, वह स्वभाव का सख्त, वह स्वभाव का सख्त है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। यानी कि वह स्वभाव का सख्त है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। यानी कि वह स्वभाव का सख्त है, ये कैसे पता चल रहा है? ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वह स्वभाव का सख्त, यानी कि पहले वाला वाक्य का भाव जो है वो दूसरे वाला वाक्य में पूरा हो रहा है, और दूसरे वाला वाक्य का भाव जो होता है पहले वाला वाक्य में पूरा हो रहा है। तो वहां पर क्या होते हैं? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या तो अर्ध विराम चिन्ह के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? अल्प विराम चिन्ह का, अल्प विराम जिसको आप लोग कॉमा बोलते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? उसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं ऐसे, या फिर कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं, या फिर कॉमा का प्रयोग आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहां होता है जी? तो देखिए क्या लिखा गया, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत जगह होता है, ठीक है ना। तो इसमें 5-6 गो है, इसको पूरे एक कर करके सभी को समझते हैं। देखिए पहला क्या लिखा गया है, जब वाक्य में 2 से अधिक पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द और तथा एवं यादि एवं व आदि आने की गुंजाइश हो, उस स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग
करते हैं। जैसे क्या होता है, किसी वाक्य में 2 से अधिक पद आए हो। जैसे मान लो किसी का नाम है, क्या नाम मान लो किसी का नाम है विनोद। विनोद, विनोद सुंदर, सुंदर, सुशील, सुशील, दयालु और सबल व्यक्ति, सबल व्यक्ति, सबल व्यक्ति है। ठीक है ना। यहां पर बोला गया है कि विनोद सुंदर, सुशील, दयालु और सबल व्यक्ति है। तो देखो क्या कहा गया है, जब वाक्य में पूरा वाक्य हो गया, वाक्य में 2 से अधिक पद आए, 2 से अधिक पद आया, सुंदर आया, सुशील आया, दयालु आया, सबल आया, ठीक है ना, 2 से अधिक पद आया हो और उनमें संयोजक शब्द और, तथा, एवं, वह आदि की गुंजाइश हो, ऐसा मतलब बीच में प्रयोग हो सकता है कि विनोद सुंदर तथा सुशील एवं दयालु और सबल व्यक्ति, ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा दिखने में नहीं लगेगा। तो ये सारे शब्दों की गुंजाइश हो, उस स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग फेयर कॉपी बना रहे होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, अल्प विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं तो अल्प विराम चिन्ह को क्या कीजिएगा, अलग पेन से इसको लिखिएगा ताकि पता चले उसको। समझ में आया? आगे देखिएगा, दूसरा नियम क्या है अल्प विराम चिन्ह में, दूसरा क्या है कि ऐसे 2 वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये तो पहले ही बता दिए कि वैसे 2 वाक्य जिनका क्या होता है, भाव एक दूसरे में क्या हो, निहित हो, वहां पर क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम बताए कि वह स्वभाव का सख्त है, ऐसा उसके मित्र भी क्या होते हैं, कहते हैं, तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, या तो किसका प्रयोग होता है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे 2 वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में क्या होता है, निहित होता है, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए क्या लिखा गया है, तीसरा लिखा गया है, संज्ञा या सर्वनाम के विषय में दी गई सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये संज्ञा या सर्वनाम के विषय में दी गई सूचना, कोई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में दी गई सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में क्या होते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि लिख रहे हैं आप, रावण रुको 1 मिनट, लंका का राजा, लंका का राजा एक विद्वान रावण लंका का राजा एक विद्वान व्यक्ति था, एक विद्वान था, व्यक्ति नहीं, एक विद्वान था, लिखिएगा, एक विद्वान था, एक विद्वान था। जो रावण है लंका का राजा एक क्या था, विद्वान था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रावण जो है, रावण एक विद्वान था, लेकिन ऐसे नहीं लिखिए, आप एक संज्ञा है इसके बारे में सूचना दिए कि लंका का राजा, कहा, लंका का राजा एक विद्वान था। तो लंका का जो राजा जो सूचना दिए, देखो क्या लिखा गया है, संज्ञा या सर्वनाम के विषय में दी गई सूचना के रूप में आने वाली जो संज्ञा या वाक्य होंगे, तो आने वाली जो संज्ञा या वाक्य होंगे उसके पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो उसके पहले और बाद में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रावण जो लंका का क्या राजा एक विद्वान था, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि रावण एक विद्वान था, तो ऐसे नहीं, बल्कि इसके बारे में सूचना दी कि लंका का राजा एक विद्वान था। तो इसके आगे और इसके पहले और इसके बाद में क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तो समझ में इसको आया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि यदि वाक्य के बीच कुछ शब्द जैसे में हो पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि प्रयोग होते हैं तो इन शब्द के पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये सारे शब्दों के पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे या तुम्हारा तुम्हारा घर दूर है, दूर है, दूर है, इसी इसलिए इसलिए इसीलिए तुम्हारा घर दूर है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता हूं। तुम्हारा घर दूर है इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है ना। ऐसा वाक्य लिखिए कि तुम्हारा घर दूर है इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो इसलिए जो लिखा हुआ है इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिखा गया है कि यदि वाक्य के बीच में कुछ शब्द जैसे में पर हो, इसलिए हो, जो हो, तो हो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि प्रयोग हो तो इन शब्दों के पहले क्या होते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसलिए इसके पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है तथा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, जैसे मतलब किसी को बुला रहे हैं या किसी से कुछ मांग रहे हैं। जैसे मान लो कि किसी का नाम मुस्कान है, मुस्कान एक गिलास पानी दो, कैसे लिखोगे? मुस्कान एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो। मुस्कान एक गिलास पानी दे दो। तो यहां पर तुम क्या करोगे कि इसके पहले क्या हो गया? अल्प विराम चिन्ह का। देखो, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है तथा बीच में आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर बीच में आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप अल्प विराम चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों चिन्हों का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। तो समझ में आया? अगला देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। देखिए, कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कोई शब्द ऐसे होते हैं उसके स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो लिखा है कि वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है, बैठ जाता। यहां पर आप वहां का प्रयोग कर, वहां लिख सकते थे यहां पे, ठीक है ना। वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है, तो वहां के स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो वहां शब्द है, इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला देखिएगा आगे क्या लिखा गया है। प्रत्येक कथन प्रत्येक कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि महात्मा गांधी ने कहे थे, महात्मा महात्मा गांधी ने कहा था, कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो।
करो या मरो, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। ये जो प्रत्यक्ष कथन है इसके पहले क्या करेंगे, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखो प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कथन के मुख्य कथन के पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था क्या, करो या मरो, तो जो कही गई बातें रहती है उसको दोहरण उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं और उसके पहले क्या होते हैं कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में ये बात भी आया होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है हाँ नहीं बस सचमुच अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिख रहे हैं कि बस इतनी सी बात थी, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। या आप कुछ और लिख रहे हैं कि अच्छा, जैसे आप लिख रहे हैं यहां पे आप लिख रहे हैं अच्छा ऐसा बात है, ऐसी बात है, ऐसा ऐसी बात, ऐसी बात है। अच्छा ऐसा लिखो, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा बात है। तो ऐसे जब शब्द लिखेंगे तो इसके क्या होते हैं, जो हाँ हो गया, नहीं हो गया, बस हो गया, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे इन शब्दों के बाद क्या होते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। तो इन शब्दों के बाद क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइन भी आपको, ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, अब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का अंत कराने वाले वाक्यों के अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य है, तुम कब तक आओगे, आओगे, तुम कब तक आओगे, ये वाक्य हो गया। तो क्या होता है, प्रश्न का बोध करा रहा था, यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर प्रश्न, यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, कब तक आओगे, यहां पर प्रयोग करेंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह को। समझ में आया, यानी कि प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा, जैसे मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि जहां कब लिखा रहा है, क्यों लिखा रहा है, कहाँ लिखा रहा है, तो उससे प्रश्न का बोध, प्रश्न जैसे प्रश्न करने का बोध होता है, तो वहां पर क्या होते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कब, क्यों, कहाँ, ये सारी चीजें नहीं लिखी होती है। जैसे बात किया जाए, जैसे कोई बोल रहा है तो आपसे कि तुम अभी तक पढ़ रहे हो, तुम अभी तक पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम अभी तक पढ़ रहे हो, तो ये भी आपसे प्रश्न कर रहा है कि तुम अभी तक पढ़ रहे हो, ये प्रश्न कर रहा है। आपको यहाँ पर कब, क्यों, कहाँ, ये सारी चीजें नहीं दिखेगी, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि दिखेगा कब हो, कब लिखा रहा है, कहाँ लिखा रहा है, क्यों लिखा रहा है, ये बच्चा वाला पढ़ाई था, वो खत्म हो गया। ठीक है ना, अगर कहीं पर भी आपको पढ़ने से ऐसा पता चले कि ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए तो समझ ले, जैसे मुस्कान, एक गिलास पानी लाओ, तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग कर सकते थे, और किसका प्रयोग कर सकते थे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का ही प्रयोग
कर सकते थे। जैसे हर्ष हो गया, हर्ष मतलब खुशी। जैसे शाबाश, जैसे मान लो कि कोई वाक्य है, लिखे शाबाश, शाबाश तुम परीक्षा पास कर गए, परीक्षा पास कर गए, परीक्षा पास कर गए, कर गए, परीक्षा पास कर गए। तो यहां पर क्या करेंगे, शाबाश यानी कि खुशी हो रही है, यानी कि तुम परीक्षा पास कर गए, शाबाश तुम परीक्षा पास कर गए। तो वहां पर क्या करेंगे, जो ये इसका प्रयोग करेंगे, विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। या तो फिर ऐसा लिखा रहे कि अच्छा, यह मतलब कि वाह कितना अच्छा दृश्य है, वाह, ठीक है। इसको अलग कलर से करते हैं, वाह कितना अच्छा दृश्य है, दृश्य दृश्य है, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या करेंगे कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं। तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। एक होता है एकहरा उद्धरण चिन्ह, इस तरह से, इसको बोलते हैं दोहरा, होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, दो जो होता है, ठीक है। अब देखो एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं, तो किसी शब्द या वाक्यांश, वाक्य को अलग से दिखाने के लिए, लेखक या कवि का नाम बताने के लिए, या कोई शीर्षक हो, कोई पुस्तक का नाम हो, कोई समाचार पत्र आदि का, मतलब समाचार पत्र का नाम हो, यादि को लिखते समय क्या होते हैं, इकहारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई विशेष चीजों को लिखते हैं, जैसे क्या होते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी अवधी भाषा के कवि थे, यानी कि प्रसिद्ध अवधी भाषा है, वो प्रसिद्ध लाइन है, तो उसको क्या, अवधी भाषा को क्या करेंगे कि एकहरा उद्धरण चिन्ह से क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है ना। या मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है, तो उसको क्या करेंगे, एक कल उद्धरण चिन्ह से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। समझ में आया। तो इस तरह से क्या कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध जो लाइनें होती, जो प्रसिद्ध जो वाक्य जो होते हैं, उसको क्या होते हैं, उसको बंद करने के लिए उसको क्या होते हैं कि एक हरा उद्धरण चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे देखो, लिखा गया दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है, तो परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों इत्यादि को लिखते समय दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई परिभाषा लिखे तो उस परिभाषा को दोहरा उद्धरण चिन्ह में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कथन हो गए कि महात्मा गांधी ने, अभी पता है कि महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, तो करो या मरो उसको क्या करेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। समझ में आया, इजी सा है। आगे देखिएगा कि योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह का प्रयोग कैसे कहां होता है। ये जो होता है ना हल्का सा इस तरह से इसका क्या होता है, चिन्ह होता है। तो इन चिन्हों का प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। जैसे में देखो विपरार्थक शब्द, जैसे विपरार्थक शब्द जैसे मतलब कि रात दिन, रात दिन, तो यहां पर इस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। जैसे दोनों खंड प्रधान हो, जैसे दाल भात, दाल भात। उसके बाद और लुप्त, जैसे माता और पिता, तो यहां पर लिख सकते हैं माता पिता, और लुप्त कर दिए। आगे बात किया जाए सहचर शब्द। सहचर शब्द जैसे मतलब होता है तन मन धन समझ बुझ हो गया, इसको सहचर शब्द बोलते हैं। तो तन मन धन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं समझ बुझ, समझ बुझ। संयुक्त क्रियाएं शब्द, जो सब संयुक्त क्रियाएं जैसे होती है, जैसे हो गया पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, लिखना,
पढ़ना लिखना, गाना बजाना, ये सारी चीजों में होता है। शब्द 2 बार प्रयुक्त हो, जैसे मान लो 2 बार प्रयुक्त हो, जैसे साथ साथ, साथ साथ, कहीं लिखा रहे बार बार। तो ऐसे शब्दों के बीच क्या होता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। या कारक के स्थानों पर, कारक के स्थान पर जैसे होता है, जैसे होता है वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, तो वाक्य भेद ऐसे लिख सकते हैं। रावण का वध, तो रावण वध लिख सकते हैं, बीच में योजक चिन्ह देकर के। सा सी से पहले, जैसे चांद सा, चांद सी, चांद सी, सोना सा, सोना सा। तो ऐसे शब्दों के क्या होते हैं, बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। जिस तरह से लिखा हुआ है एकदम सेम इसी तरह से फेयर कॉपी बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है कि निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं। निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है, देखो योजक चिन्ह जो होता है छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह जो होता है बड़ा होता है। देखो क्या लिखा गया है, यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए तथा अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है किसी संवाद को लिखते, जैसे हम बताए ना अभी संवाद लिख करके बताए थे कि राहुल लिखा था, तो राहुल लिखा किया, राहुल, यहां पर भी इस तरह का ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। वो विराम चिन्ह का ही प्रयोग हो सकता है, और यहां पर किसका प्रयोग हो सकता है, आपका निर्देशक चिन्ह का ही प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि राहुल, जैसे राहुल यहां पर ऐसे पूछ, मतलब बोल रहा है रवि को कि तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। तो रवि बोल रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूं, रवि बोल रहा है मैं बाजार जा रहा हूं, जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। तो इस तरह से क्या होता है, जो संवाद दो व्यक्तियों के बीच संवाद होता है उसके बीच में किसका प्रयोग होता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। या फिर क्या होता है, किसी, या फिर वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए, जैसे लिखते हो तुम लोग, जैसे, तो जैसे लिखते हो तो यहां पर ऐसे प्रयोग करते हो, ठीक है ना। या उदाहरण, उदाहरण लिखते हो तो ऐसे कर देते हो, या लिखते हो फिर नोट लिखवाते होंगे कुछ तो ऐसे लिखते होंगे। तो ये सारे शब्दों के क्या होता है, ये सब ये इस मतलब यहाँ यहाँ इन शब्दों के बीच मतलब जगह पर यहाँ पर क्या होता है, संवादों को लिखने में, या किसी क्या होता है, किसी जो विषय कोई शब्द को क्या होता है, किसी पद को विवरण देने के लिए क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसका नाम है निर्देशक चिन्ह। आगे देखिएगा, आगे है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं, तो किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने या सूचना निर्देशक आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहां पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वहीं पर ही विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोनों का जो प्रयोग जो है एक दूसरे के जगह पर करते हैं। यानी कि इसको भी क्या करते हैं, किसी संवाद को लिखने में क्या होता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या किसी को कोई उदाहरण देने के लिए या नोट लिखने के लिए, जैसे में लिखने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। आगे देखते हैं, दोनों एक ही हैं। उसके बाद होता है कोष्टक चिन्ह का प्रयोग। जैसे कोष्टक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखते हैं हम, रवि सबल व्यक्ति है, सबल, सबल व्यक्ति है। तो सबल, अब बीच में क्या होगा, सबल मतलब बहुते को नहीं समझ में आएगा, तो यहां पर लिखेंगे मजबूत, मजबूत, मजबूत व्यक्ति है। यानी कि रवि सबल व्यक्ति है, सबल का अर्थ क्या होता है, मजबूत। तो इसीलिए क्या होता है,
कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखो, वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का, यानी कि सबल का अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ, और इसके बीच में जो अर्थ जो लोग समझ सकते हैं उसको लिख दीजिए कि मजबूत होता है, यानी कि रवि सबल व्यक्ति है, तो सबल का अर्थ क्या होता है? मजबूत। तो इसके लिए कोष्ट का प्रयोग किया जाता है। इसको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, विस्मरण चिन्ह या हंसपथ या त्रुटि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? देखो यहाँ मतलब इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे एक वाक्य लेते हैं, मैं पिताजी के साथ गया, बाजार गया। मैं पिताजी के साथ बाजार गया। अब देखो, मैं पिताजी के साथ, यहां पर बाजार छूट गया, तो बाजार छूट गया तो यहां पर क्या होंगे कि हंस पद चिन्ह का या त्रुटि बोधक या क्या बोल सकते हैं, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके यहां पर बाजार लिख सकते हैं। या तो ऊपर लिख सकते हैं या तो नीचे लिख सकते हैं। नीचे भी लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरह से लिखते हैं। बहुत सारे लोग करेंगे कि नीचे लिखना है तो ऐसे लगा देंगे, यहां पर लिखेंगे बाजार। ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। जिस तरह से वैसे लिखा हुआ है तो नीचे भी लिखना है, तो उसी तरह से सिंबल में लिखना है। आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, नीचे बाजार लिख देना है। ऊपर भी लिखना है तो उसी तरह का सिंबल रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर कर दीजिएगा। ऊपर भी रहेगा तो उसी तरह का चिन्ह रहेगा, नीचे भी रहेगा तो उसी तरह का रहेगा। तो मैं पिताजी के साथ बाजार गया, और कोई छूट जाए वाक्य में तो उस शब्द को लिखने के लिए, उस शब्द को लिखने के लिए त्रुटि बोधक चिन्ह या क्या होता है, हंस पद या विराम चिन्ह का प्रयोग किया, सॉरी विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं लघु चिन्ह या संकेत चिन्ह किसे कहते हैं? तो लघु का अर्थ होता है छोटा। लघु शब्द से लाघव बना है, किसी प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप यानी कि संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए लघु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, लिखा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश को छोटा में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? आप ऐसे लिखते हैं। अब प्रदेश को आप ऐसे लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ डॉक्टर, डॉक्टर, इसको कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। और लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो इसके लिए क्या होता है कि लघु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रचलित बड़े शब्द, किसी भी क्या होते हैं प्रचलित जो बड़े शब्द होते हैं उनको छोटे रूप में लिखने के लिए क्या होते हैं कि लघु चिन्ह का या संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लघु चिन्ह या संकेत चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे हम बता रहे हो वैसे ही पूरा कॉपी में नोट करना है, ठीक है? आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं? तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए, गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, रिक्त स्थान दिखाने के लिए, कहानी आदि में सस्पेंस लाने या उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई वाक्य लिख रहे हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूं, जाना तो चाहती हूं, चाहती हूं, लेकिन फिर सोचती हूं कि कहीं तुम भी ... छोड़ो जाने दो। यानी कि इसमें क्या बोली है इसको लिखा है। देखो, मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूं
लेकिन फिर सोचती हूं कि कहीं तुम भी डॉट 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 छोड़ो जाने दो। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये सस्पेंस लाने के लिए कि क्या बोला गया, क्या बोल सकती है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ऐसे वाक्य को। आप लोग किताब पढ़ते होंगे तो किताब में भी देख रहे होंगे कि कई सारे ऐसे होते हैं जहां पर किस तरह से, इस तरह से कोई कह रहा है बात, उसको फिर लास्ट में डॉट 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 कर दिया, यानी कि इसके आगे क्या बोला इसकी पता नहीं, यानी कि कहानी में सस्पेंस लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? ये समझ में आया हो, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। आप लोग ये तो स्वर्ण वर्ण में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। हिंदी में प्लुत स्वर के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो किसी का नाम है राधा, तो बोलोगे राधा, तो इस तरह से बोलोगे राधा, तो ऐसे बोलोगे राधा, यानी कि जितना खींचोगे उतना क्या करोगे, इस तरह का क्या करोगे, चिन्ह का प्रयोग करोगे, ताकि पता चलेगा सामने वालों को, पढ़ने वालों को कि ये खींच करके बोला है, ऐसे नहीं राधा नहीं बोला है, राधा ऐसे बोला है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, सिंबल इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करते हैं ताकि पता चलता है कि इसको खींच के बोला गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं, तो एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मान लो जैसे, मान लो कुछ राशन लाने के लिए हो गया, कोई सामान ही लाने के लिए हो गया घर का, जैसे मान लो कि चीनी लाना है, चीनी 2 kg, नमक 2 kg, तो यहां पर ऐसे कर देंगे, सर्फ जितना लाना है 2 kg लाना है, तो इसको भी ऐसे। यानी कि क्या होता है कि एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए क्या होते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक ही शब्द इसको बार बार लिखने के लिए, इसीलिए क्या होता है कि पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? आगे देखिए क्या लिखा गया है, आगे है आपका आगे आपका है टीका सूचक चिन्ह, ठीक है ना। तो जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है और यदि उस शब्द के बारे में कुछ अलग से सूचना देनी हो, उस शब्द पर एक चिन्ह लगाया जाता है और उसी चिन्ह को पैराग्राफ से अलग अलग लगाकर वो सूचना लिखी जाती है, ऐसे चिन्ह को टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम लोग को निबंध लिखने के लिए है, निबंध लिखने के लिए मान लो कि पूरा निबंध लिखे हो, ये छठ पूजा पर निबंध लिख रहे हो, तो छठ पूजा पर निबंध लिख रहे हो कि जो पहली जो दूसरी अरग होती है वो सुबह में क्या होता है, भोर में सभी लोग क्या होते हैं, एक जो बहंगी लेकर के जाया जाता है, और उसमें क्या होता है, बहंगी लेकर के मतलब सुबह में जाया जाता है, उसी के पीछे बढ़ती लोग होते हैं, जाते हैं। अब बहंगी का अर्थ तुमको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पढ़ेगा तो बहंगी का अर्थ नहीं समझ पाएगा कि बहंगी क्या होता है, तो आप बहंगी जब जहां लिखेंगे वहां पर क्या करिएगा, इसका प्रयोग कीजिएगा, स्टार का प्रयोग किए, प्लस का प्रयोग कर दिए, हज का प्रयोग कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसका प्रयोग करना कीजिए बहंगी पर ऐसे, और नीचे लास्ट में इस तरह से करके लिख दीजिए कि बहंगी का अर्थ होता है बांस का बना हुआ बड़ा दौरा जिसमें फल को क्या होता है, रखा जाता है, ठीक है ना। उस तरह से करके लिख दीजिए ताकि इंसान जो पढ़ने वाला जो निबंध पढ़ेगा उसका क्या होगा, बहंगी का अर्थ समझ में ना आएगा तो नीचे से क्या कर लेगा, देख लेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लाइन समझ में आया होगा इसको। आगे देखिएगा आगे क्या लिखा गया है, रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं, तो जिस शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है उनके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अंडरलाइन तुम लोग को नहीं करवाते हैं, अंडरलाइन करवाते हैं तो बोलते हैं कि जी इसको इंपॉर्टेंट है तो इसको ऐसे कर लो, तुम लोग इस तरह से करते हो, तो वहां पर क्या होता है, रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि पाई ऐसे मतलब रेखा खींचना, उसको वहां पर क्या होता है, रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं, जैसे मान लो कि दो को शब्द लिखा गया है, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। जैसे मान लो कि यहां पर हम लिख रहे हैं पानी, आप एक जगह लिख रहे हैं कि नीर, तो पानी या जल, तो ये लिख रहे हैं दोनों क्या होता है, एक ही होता है, तो इसको बराबर से क्या करेंगे, दर्शा देंगे, ठीक है ना। जैसे लिख लिया धारा, धारा का अर्थ होता है पृथ्वी, तो लिख देंगे ऐसे पृथ्वी, सॉरी 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 सॉरी,
पृथ्वी। तो इस तरह से करके लिख देंगे। तो यहाँ पर तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद होता है अथवा चिन्ह। अथवा चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो अथवा चिन्ह किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए क्या होता है? अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कोई एक शब्द लिखिए, उसके स्थान पर अगर दूसरा शब्द लिख रहे हो तो वहां पर क्या होता है? अथवा चिन्ह का प्रयोग ऐसे करके क्या होते हैं? लिखते हैं। ए या एस, इस तरह से करके क्या होते हैं? लिखते हैं। आगे देखिएगा समाप्ति चिन्ह, सबसे लास्ट वाला है। इसका क्या है? समाप्ति सूचक चिन्ह। तो समाप्ति सूचक देखो क्या होता है? किसी लेख, अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि आप लोग किताब पढ़ते होंगे, तो किताब पढ़ते होंगे तो देखे होंगे कि कहीं कहीं पर जो लिखा होता है इस तरह से करके लिखा होता है, ऐसे। तो ऐसे लिखा हुआ होता है तो वो भी समाप्ति चिन्ह का सूचक होता है। या फिर लिखा रहता है सिर्फ ऐसे, तो ये भी समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। या फिर लिखा होता है ऐसे करके डॉट 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 डॉट, ये भी समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, समाप्ति सूचक जो चिन्ह का संकेत होता है। या ऐसे लिखा रहा है, आप बुक पढ़ते होंगे तो इस तरह से ऐसे लिखा रहता है। तो ये सारे जो चिन्ह है वो समाप्ति सूचक चिन्ह के क्या है? सिंबल है। तो किसी भी लेख को या अध्याय को अथवा पुस्तक को समाप्त होगा तो ये सारे चिन्ह का प्रयोग किया रहता है, तो इसको बोलते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। तो आप लोगों को पूरी तरीके से आप विराम चिन्ह समाप्त हुआ, यही विराम चिन्ह था और यही इसका क्या था? प्रयोग था। तो आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरीके से क्या होगा? समझ में आया होगा कि कितने विराम चिन्ह होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद कीजिएगा कैसे? 5-5 गो का बनाइएगा। 5 गो मतलब कि 5, जैसे 21 गो है ना, तो 5 गो शुरू में इधर बनाइएगा, ठीक है ना। और 5-5 गो कर करके याद कीजिएगा, ठीक है ना। 5-5 गो जब कर करके याद कीजिएगा ना तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। जैसे पहला में है, जैसे पहला में लिखिएगा, पहला में क्या था? पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा जो था अर्ध विराम चिन्ह। तीसरा जो था उपविराम चिन्ह। चौथा जो था अल्प विराम चिन्ह। और पांचवा जो था क्या? पांचवा था प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 5 गो के इधर लिखे, फिर 5 गो के यहां पर लिखेंगे। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। दूसरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तीसरा जो था क्या था? योजक, संयोजक या समासिक चिन्ह। उसके बाद था निर्देशक चिन्ह। उसके बाद क्या था? विवरण चिन्ह। तो ये 5 गो को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। आप 5-5 गो कर करके याद करेंगे। फिर यहाँ करेंगे, यहाँ हो गया कोष्टक चिन्ह। दूसरा जो हो गया वो क्या था? त्रुटिबोधक या हंसपथ या विस्मरण चिन्ह था। तीसरा जो हो गया वो लागू या संकेत चिन्ह। चौथा जो हो गया लोप चिन्ह। पांचवा जो हो गया वो दीर्घ उच्चारण या क्या होते हैं? प्लुत चिन्ह। तो यहाँ पर इस तरह से 5 गो लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा? 6 गो लिख दीजिएगा। यहाँ पर पहला क्या? पहला जो इसमें था पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। दूसरा जो था आपका टीका सूचक चिन्ह। तीसरा जो था रेखा चिन्ह। चौथा जो था तुल्यता सूचक चिन्ह। और पांचवा जो था अथवा चिन्ह। और छठा जो था समाप्ति चिन्ह। तो इस तरह से क्या कीजिएगा? 6 को यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से 5-5 गो कर करके याद कीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और जब भी याद कीजिएगा तो उसका सिंबल भी लिखिएगा। जैसे क्या होगा? पूर्ण विराम चिन्ह, तो पूर्ण विराम चिन्ह का सिंबल यहाँ लिख दिए। समझ में आया? जैसे यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह, तो अर्ध विराम चिन्ह का यहाँ पर सिंबल क्या कर देंगे? लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक जी, मतलब कि उप विराम चिन्ह, तो उप विराम चिन्ह का यहाँ पर सिंबल लिख देंगे। अल्प विराम चिन्ह, तो अल्प विराम चिन्ह का सिंबल लिख देंगे। उस तरह से 5-5 को कर करके पूरा को याद करेंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। और जो आपको वर्ण परिचय पढ़ाए थे हम, उसमें से कुछ पॉइंट जो हो गया था, छूट गया था। उस दिन सभी बच्चा लोग आ गए थे और सर लोग आ गए थे, लेट हो रहा था, इसी वजह से जल्दी जल्दी पढ़ाने में वो छूट गया था। तो उसको क्या कीजिएगा? जो वर्ण परिचय का जो फेयर कॉपी आप लोग बनाए होंगे, तो उस फेयर कॉपी के जो लास्ट वाला जो पेज होगा ना, वहां पर ये सब चीज को लिख लीजिएगा। देखिए क्या क्या लिखिएगा। यह एक शब्द लिखिएगा वर्ण, एक साइड लिखिएगा वर्ण, और एक साइड लिखिएगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान यहां पर लिखिएगा य और क्या? स। इसका उच्चारण जो स्थान है वो तालु से है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा स, र और ढ। इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से है, ठीक है ना, मूर्धा से है, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखिएगा ल और स। इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत से है, दंत से है। उसके बाद आएगा आपका व, तो व का उच्चारण जो है ना ऊपर के ओठ और नीचे के दांत, नहीं ऊपर के दांत होता है, ऊपर के दांत, ऊपर के दांत
और नीचे के होठ, और नीचे के होठ से इसका क्या होता है, उच्चारण होता है। उसके बाद बात किया जाए ह, तो ह का जो उच्चारण होता है वो स्वर यंत्र से होता है, स्वर यंत्र से या फिर कंठ से बोल सकते हैं, स्वर यंत्र से या कंठ से भी इसका उच्चारण होता है। बाकी सबका वर्ण और उच्चारण स्थान लिखवा दिए थे, बस यही छूटा हुआ था। इसको क्या कीजिएगा, जो वर्ण परिचय पढ़ाए हैं उसके लास्ट पेज में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपका पूरी तरीके से क्या होगा, वर्ण जो ये आपका विराम चिन्ह समाप्त हुआ। और अगली जो क्लास आएगी उसमें आपको वर्ण परिचय और विराम चिन्ह से जितने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में उसको लेकर के आएंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले क्लास में।